लोकतंत्र के महापर्व का फाइनल राउंड कल होगा यानी कल मतदान है। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान होगा जिसमें देश की सबसे वीवीआईपी सीट पर भी कल मतदान होगा। यहाँ वाराणसी संसदीय क्षेत्र में कल मतदान होगा और मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियां सभी पोलिंग बूथ पर पहुंच चुकी हैं। इस समय मतदान कर्मी यहीं पर पोलिंग पार्टियों के साथ यहीं पर इंतजार कर रहे हैं और कल सुबह ठीक 7 बजे यहाँ मतदान शुरू होगा। अगर बात की जाए तो पूर्वांचल की 13 सीटों पर कल मतदान होना है जिसमें सबसे खास वाराणसी और चंदौली, गाजीपुर, घोसी की भी सीट शामिल है। यहाँ पर मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक होगा। चूँकि भीषण गर्मी पड़ रही है और पूर्वांचल में रेड अलर्ट जारी किया गया है हीट वेव का। ऐसे में जहाँ पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहाँ पर प्रशासन ने मतदाताओं की सुविधा के लिए यहाँ पर तमाम इंतजाम किए हैं, जैसे शेड लगाए गए हैं, ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। उसके साथ ही पैरामेडिक्स के यहाँ पर जो स्टाफ होंगे वो भी मौजूद रहेंगे। जो लोगों को अगर कोई कठिनाई होती है, दिक्कत होती है तो ओआरएस का घोल देंगे और साथ ही उनका मेडिकल चेकअप भी करेंगे। यहाँ पर आज प्रशासनिक अमले में जो अधिकारी हैं उन्होंने पोलिंग बूथों का जायजा लिया। जब पोलिंग पार्टियां यहाँ पहुँच गई तो उसके बाद अधिकारियों ने पहुंचकर प्रत्येक पोलिंग बूथ पर व्यवस्था का जायजा लिया। बनारस में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पोलिंग बूथ पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। इसके साथ ही कुछ मॉडल बूथ बनाए गए हैं, कुछ पिंक बूथ बनाए गए हैं जहां सिर्फ और सिर्फ महिला मतदान कर्मियों की नियुक्ति की गई है। इसी तरीके से दिव्यांगों की सहूलियत के लिए दिव्यांग बूथ भी बनाए। तो वाराणसी में कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में लगातार यहाँ पर वोटिंग के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और प्रधानमंत्री भी अपनी काशी के लोगों से वोटिंग की अपील कर चुके हैं। तो ऐसे में अब कल मतदान होगा। अब देखने वाली बात होगी कि वाराणसी के लोग कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर मतदान करते हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर दी गई। कैमरा पर्सन नवनीत राय के साथ सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। सातवें एवं अंतिम चरण के चुनाव की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। इस बार यानी सातवें चरण में बिहार के 8 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने हैं, जिसमें नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, भोजपुर, बक्सर, काराकाट, सासाराम और जहानाबाद में चुनाव होंगे। चुनाव के मद्देनज़र व्यापक तैयारियां की गई है। फोर्स डिप्लॉयमेंट के अलावा गर्मी के दौरान वोटर मतदान केंद्रों तक पहुंचे, ये सुनिश्चित किया गया है और चुनाव आयोग के तरफ से खासा इंतजाम किए गए हैं। फर्स्ट टाइम वोटर के लिए कैप और टी शर्ट देने की व्यवस्था की गई है। साथ ही गर्मी से बचने के लिए नींबू पानी की भी व्यवस्था की गई है। सातवें और आखिरी चरण में चुनाव आयोग की ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर मतदान केंद्रों पर पहुँचे। वहीं पारामिलिट्री फोर्स का भी इस्तेमाल करके सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के दावे किए जा रहे हैं। हालांकि उम्मीदवारों के तरफ से जो वोट अपील की गई है उसके अलावा तमाम पार्टियों ने भी अपने समर्थकों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को मतदान केंद्र तक ले जाने की अपील की है। ऐसे में देखने लायक होगा कि कल के मतदान में कितना वोटरों का रुझान रह पाता है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। प्रधानमंत्री 45 घंटे की योग साधना पे हैं। उनकी साधना की शुरुआत कन्याकुमारी में हो चुकी है। गुरुवार शाम से उन्होंने योग साधना की शुरुआत की। आज सुबह उनकी शुरुआत सूर्य उपासना से हुई, लेकिन इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री की साधना को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री की साधना पर आपत्ति की है और कहा है कि इसका सीधा प्रसारण नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ने इसका इलेक्शन कमीशन से शिकायत भी की है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के वोटरों में सेंध लगाना चाहते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने करार आक्षेप किया है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक प्रधानमंत्री खुद को मसीहा बनाए जाते हैं, भगवान बताने की कोशिश में है, लिहाजा वो साधना कर रहे हैं। इधर बीजेपी ने इन तमाम विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब दिया है। विपक्ष ने साफ साफ कहा है कि प्रधानमंत्री सनातन धर्म के अनुयायी हैं और सनातन धर्म के प्रचार के लिए हमेशा लगे रहते हैं। प्रधानमंत्री ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि विकसित भारत का संकल्प उन्होंने देखा है और स्वामी विवेकानंद के स्वप्न को उनको साकार करना है। अब देखना यह होगा कि कल 57 सीटों के लिए जब चुनाव होंगे तो क्या प्रधानमंत्री की इस योग साधना का इन 57 सीटों की लोकसभा चुनाव पर प्रभाव पड़ता है या नहीं। रमेश के साथ कमलेश सिंह, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।
कल 7वें चरण का चुनाव प्रचार थम गया और कल 1 जून को चुनाव होने वाला है। 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा। कई पार्टियों के नेता भगवान के दर्शन करने पर लगे हुए हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में ध्यान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके हनुमान चिराग पासवान अयोध्या जाकर के प्रभु श्री राम का दर्शन करने गए हैं। चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में ये कहा भी कि मैं उनका हनुमान हूँ, मैं प्रभु श्री राम का दर्शन ध्यान करने जा रहा हूँ। लेकिन वहीं मीडिया से बातचीत में चिराग पासवान ने ये भी कहा कि मोदी जी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को परेशानी होती है, विपक्ष को परेशानी होती है कि मोदी जी ध्यान करते हैं तो परेशानी होती है, मोदी जी भाषण देते हैं तो परेशानी होती है, बिहार आते हैं तो परेशानी होती है, लेकिन मोदी जी सब जनता के लिए करते हैं और मैं उनका हनुमान हूँ और मैं उनके पद चिन्हों पे, चिराग पासवान उनके पद चिन्हों पे चलते दिख रहे हैं। एक तरफ जहाँ कन्याकुमारी पीएम गए हैं, वहीं चिराग पासवान प्रभु श्री राम का दर्शन करने गए हैं। 4 जून के रिजल्ट से पहले तमाम जो नेता हैं भगवान के दर पे पहुँच रहे हैं। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री और गुना से भाजपा के सांसद उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने महाकाल मंदिर में भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की। इसके बाद शुक्रवार सुबह वो इंदौर आए और उन्होंने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि 4 जून को मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने 7वें और अंतिम चरण के मतदाताओं से अपील की कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घर से निकलें और मतदान करें। सिंधिया ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार थे और उन्हें भाजपा के उम्मीदवार ने 1 लाख से ज़्यादा मतों से पराजित किया था, लेकिन इस बार वे भाजपा के सांसद उम्मीदवार हैं और उम्मीद की जा रही है कि उनकी जीत सुनिश्चित है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। बिहार के मुंगेर लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार कुमारी अनीता को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कुमारी अनीता की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है, जिस याचिका में मुंगेर के 45 बूथों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि आपने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर नहीं की और झूठा आरोप लगा रही हैं, यह सही नहीं है। पहले आप पटना हाई कोर्ट जाइए, वहां पर आप अपनी याचिका दायर कीजिए और उसके बाद जो भी आपको कहना है आप पटना हाई कोर्ट में कहिए। वहां से राहत नहीं मिलने पर तब आप सुप्रीम कोर्ट आ सकती हैं। और यही कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। कुमारी अनीता ने कहा कि मुंगेर के 45 बूथों पर जबरन धांधली हुई है और बूथ कैप्टन तक हुई है। इसकी शिकायत चुनाव आयोग में भी की गई, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की। एफआईआर भी दर्ज कराया गया है। उन्होंने जेडीयू के उम्मीदवारों पर यह आरोप लगाया है और कहा है कि जेडीयू के कार्यकर्ता और साथ ही जो चुनाव के जो अधिकारी हैं उन दोनों की मिली भगत से यह धांधली हुई है, लिहाजा वहां पर दोबारा चुनाव होना चाहिए। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के इनकार के बाद कुमारी अनीता पटना हाई कोर्ट में कब याचिका दायर करती हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ गोपाल कृष्ण। छत्तीसगढ़ सरकार अब 2 दिन तक चिंतन और मंथन करेगी। छत्तीसगढ़ सरकार के लिए चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। रायपुर के IIM में ये चिंतन शिविर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत उनके कैबिनेट के सारे मंत्री अब 2 दिन तक भारतीय प्रबंध संस्थान में ही रहेंगे। उन्हें घर जाने की भी परमिशन नहीं होगी। उनकी क्लासेस लेने के लिए बहुत एक्सपर्ट्स को बुलाया गया है। आज VVR सुब्रमण्यम जो रिटायर्ड IAS हैं और इस समय नीति आयोग के CEO हैं, उन्होंने उनकी क्लास ली और केंद्र सरकार की क्या भूमिका है, क्या विज़न है,
छत्तीसगढ़ सरकार को कैसे काम करना है, उसका क्या विज़न होना चाहिए, क्या उसकी प्रायोरिटीज़ होना चाहिए, क्या प्राथमिकता होनी चाहिए, इन तमाम विषयों पे विस्तार से सुब्रमण्यम जी ने सरकार के सभी मंत्रियों को और मुख्यमंत्री को समझाया है। भारतीय प्रबंध संस्थान में ये चिंतन शिविर शुरू हो चुका है। पूरी कैबिनेट जो है विष्णुदेव सरकार की अब 2 दिन तक यहीं रहेगी IIM में, और अलग अलग लोग उनकी क्लासेस लेंगे। इस चिंतन शिविर का ये उद्देश्य है कि आचार संहिता हटने के बाद छत्तीसगढ़ की सरकार एक स्ट्रेटजी के तहत काम करे और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। तो ये एक खाका तैयार किया गया है उसको लेकर के किन किन पैरामीटर्स में उसको काम करना है, उसकी जानकारी एक्सपर्ट दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नज़ारा था क्लासरूम का जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा हो और स्टूडेंट पढ़ रहे हो, बिल्कुल वैसे ही नज़ारा इस वक्त IIM में नज़र आ रहा है। पढ़ाने वाले एक्सपर्ट हैं और पढ़ने वाले मुख्यमंत्री हैं और उनकी कैबिनेट के अन्य मंत्री हैं। सवाल जवाब का भी दौर चल रहा है, क्वेरीज भी हल की जा रही हैं। तो ये 2 दिन तक ये नज़ारा दिखेगा रायपुर में। और ये जो चिंतन शिविर है ये समाप्त होगा कल, इस मोटिव के साथ कि केंद्र सरकार और BJP आलाकमान क्या चाहता है छत्तीसगढ़ सरकार से, उसकी पूरी थ्योरी और प्रैक्टिकल इन 2 दिनों के दौरान सरकार को समझाया जाएगा। कैमरा अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। 50 दिनों जेल में रहने के बाद दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 7 दिनों के लिए मेडिकल ग्राउंड पर और जमानत मांगी हुई थी, लेकिन नहीं मिल पाई। तब आज अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि वह 2 तारीख को दोपहर 3 बजे तिहाड़ जेल वापस चले जाएंगे और वहां जाकर के वह फिर से अपने संघर्ष का रास्ता अख्तियार करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया हुआ है कि वो कतई नहीं झुकेंगे, कुछ भी हो जाए भाजपा की केंद्र सरकार के खिलाफ वो झुकने वाले नहीं हैं। उनका संघर्ष दिल्ली वासियों के लिए लगातार चलता रहेगा, देश के लिए वो लड़ते रहेंगे। उन्होंने ये भी अपील की कि उनके माँ बाप काफी वृद्ध हैं, काफी बीमार चल रहे हैं और दिल्ली वासी ऐसे में उनका ख्याल रखें, उनके लिए दुआएं करें। दुआओं में बड़ा दम होता है और अगर दिल्ली वासियों ने दुआएं की, अंतिम चरण की जो वोटिंग 1 जून को होनी है उसमें भी उन्होंने अपील की हुई है कि देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए वह वोट करें और यदि उनके वोट सही दिशा में गए तो हो सकता है कि वह बहुत जल्द जेल से वापस बाहर चले आए। अरविंद केजरीवाल ने मुख्य रूप से 5 बातों पर अपना स्टेटमेंट रखा, जिसमें उन्होंने अपील की और कहा कि सुनीता केजरीवाल यानी कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी काफी हिम्मती हैं। उन्होंने सभी परिस्थितियों में हमेशा उनका साथ दिया है और अब वो पार्टी में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। वह भी नहीं झुकेंगी और हिम्मत बनाए रखेंगी। दिल्ली वासी भी उनके साथ रहेंगे और वह जेल में रहें या बाहर रहें, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए लगातार काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वह सभी दिल्ली वासियों के घर के बेटे की तरह हैं, भाई की तरह हैं और उसी तरह से उन्होंने जो भी योजनाएं शुरू की हैं वह सब लगातार जारी रहेंगी। जो घोषणाएं उन्होंने की हुई हैं उन घोषणाओं को भी पूरा करने का काम दिल्ली सरकार करती रहेगी। कैमरा पर्सन मधुर कंथोला के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस। राजकोट गेमिंग जोन मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें गेमिंग जोन में अवैध रूप से रखा गया पेट्रोल स्पष्ट नज़र आ रहा है, तो दूसरी तरफ थर्माकोल के बड़े बॉक्स नज़र आ रहे हैं और यही माना जा रहा है कि इनकी वजह से ही इस गेमिंग जोन में आग ने जोर पकड़ा और 27 जिंदगियां मौत की आगोश में समा गईं। तो दूसरी तरफ राज्य सरकार की द्वारा गठित SIT लगातार सस्पेंडेड अधिकारियों से पूछताछ कर रही है और 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें महानगर पालिका के 3 टाउन प्लानिंग ऑफिसर हैं और 1 असिस्टेंट फायर ऑफिसर हैं, इनको भी गिरफ्तार किया गया है और 2 पुलिस इंस्पेक्टरों को भी अब पूछताछ के लिए बुलाया गया है जो तत्कालीन समय में राजकोट में तैनात थे। इसके अलावा TRP गेमिंग जोन मामले में कई अधिकारियों पर अब भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी स्पष्ट कर चुके हैं कि इस मामले में किसी को नहीं बख्शा जाएगा और इसके अलावा जो अहम बात सामने आई है, इनके खिलाफ ACB की जांच शुरू की गई है, जिसमें जो मुख्य टाउन प्लानर हैं सांगठिया, उनकी करोड़ों की संपत्ति का पता चला है। राजकोट में उनके पास करीब 100 करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है। ACB की 15 सदस्यीय टीम इस मामले की जांच कर रही है और इनके द्वारा की गई अवैध संपत्ति का ब्यौरा जुटा रही है। राजकोट में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस।
महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले विधान परिषद की खाली हो रही 4 सीटों को लेकर राजनीति गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बिना शर्त समर्थन करने वाले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने भी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। तो वहीं अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने मुंबई की 2 सीटों से चुनाव लड़ने का फैसला करते हुए कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। महाराष्ट्र में ऐसा माना जा रहा था कि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद उठापटक हो सकती है, लेकिन विधान परिषद की 4 सीटों के लिए महाविकास आघाड़ी में शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस ने 2-2 सीट बांट ली है। तो वहीं महायुति में चीजें उलझती दिख रही है। हालांकि बीजेपी ने 4 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है। अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने मुंबई शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के रूप में शिवाजी राव नलावड़े का नाम घोषित कर दिया है। तो वहीं मन से पहले ही कोकण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अभिजीत पंसे के नाम की घोषणा कर चुके हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले के अनुसार पार्टी स्नातक और शिक्षकों के लिए निर्धारित 4 विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों में से 2 पर चुनाव लड़ेगी। पटोले ने कहा है कि उम्मीदवारों और निर्वाचन क्षेत्रों के नामों का ऐलान 2 जून को घोषित किया जाएगा। ऐसे में अभी तक महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे नहीं आए हैं। उसके पहले विधान परिषद के सीटों को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा रहा है। कैमरामैन बालक के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। भारतीय मौसम विभाग ने एक अच्छी खबर दी है। उनका कहना है कि अब आने वाले दिनों में कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलेगी। वैसे भी आप देखिए केरल में जो 31 मई को मानसून आना था वो 30 मई को ही आ गया है। केरल में बरसात शुरू हो चुकी है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी आने वाले 2-3 दिनों में बरसात शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो गर्मी हो रही थी, जो आसमान आग बरसा रहा था, उससे राहत मिलती नज़र आ रही है। देखना होगा कि देश की जनता को पूरे उत्तर भारत में जो ये गर्मी की चपेट है, जो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी है और लगातार गर्मी और बढ़ती जा रही है, उससे राहत कब तक मिलेगी। पर मानसून अच्छा होने से ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार मानसून की बरसात तय समय पर होगी, जिससे कि गर्मी से राहत मिलेगी। कैमरामैन शरद बारिक के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। अगर आपका हेल्थ इंश्योरेंस है तो अब आपको सेटलमेंट के लिए और कैशलेस इलाज के लिए कंपनियों और अस्पताल का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। जैसे ही आप कैशलेस इलाज के लिए क्लेम करेंगे, कंपनी को 1 घंटे के भीतर कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध करवानी पड़ेगी। और जैसे ही डिस्चार्ज होंगे, यानी अस्पताल से छुट्टी मिलेगी, उसके 3 घंटे के भीतर सेटलमेंट करना होगा। यानी कि आपको जितना रुपया क्लेम करते हैं, जितना बिल क्लेम करते हैं, वो देना होगा। IRDAI ने एक सर्कुलर जारी करके इन नियमों को लागू करने का निर्देश दिया है। यानी अब जितने भी इंश्योरेंस यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस धारक हैं, उनको अब कंपनियों और अस्पतालों का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। पहले होता था कि आपको कई दिन लग जाते थे क्लेम का भुगतान होने में। लिहाजा नए सर्कुलर यानी कहा जाए कि नियम अब लोगों को ज़्यादा सुविधा देगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। ग्वालियर अंचल में इन दिनों पानी की त्राही त्राही मची हुई है। ग्वालियर अंचल की, ग्रामीण अंचल की बात करें चाहे शहरी क्षेत्र की बात करें, तो जल संकट बना हुआ है। और इस बार बारिश कम होने के कारण जल की काफ़ी कमी हो चुकी है। ऐसे में नगर निगम के वार्डों में जो पानी का जल स्तर पहुँचने की व्यवस्था है वो ना के बराबर है। वहीं ग्वालियर नगर निगम के द्वारा बात की जाए तो 1 दिन छोड़कर वार्डों में पानी भेजे जाने की व्यवस्था की जा रही है। वहीं नलों में कई जगह पानी न पहुंचने के कारण लोग काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में जहां पानी नलों से नहीं पहुंच पा रहा है, वहां जल प्रदाय की व्यवस्था टैंकरों के द्वारा की जा रही है। लेकिन ग्वालियर के सुदूर क्षेत्र की बात करें, ग्रामीण अंचल की बात करें, तो
जहां ग्रामीण क्षेत्रों में गांव में हैंडपंप सूख चुके हैं, कुआं बावड़ी का जलस्तर गिर चुका है। ऐसे में ग्वालियर जिला कलेक्टर का कहना है बेड पानी लिफ्टिंग के द्वारा पानी पहुंचाए जाने की व्यवस्था तेघरा जलाशय के लिए की जा रही है। ऐसे में फिलहाल लोगों के बीच में पानी को लेकर त्राही त्राही मची हुई है। बाढ़वासियों का कहना है कि जब ऑफिसों में पहुंचते हैं तो कर्मचारी अधिकारी केवल आश्वासन देते हैं और पानी घरों में नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में कई लोग और बाढ़वासी परेशान होकर अपने स्वयं के पैसों से जो टैंकर हैं उनको मंगवाकर अपनी जल आपूर्ति पूरी कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है जल्द ही प्रोजेक्ट तैयार किए गए हैं और जल की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि अब देखना होगा आने वाले समय में प्रशासन क्या कुछ जल की व्यवस्था कर पाता है। फिलहाल तो जल क्रांति की तरह से पानी की एक एक बूंद को ग्रामीण और शहर के लोग परेशान बने हुए हैं। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। 1 जून को बनारस में चुनाव है और चुनाव आयोग लगातार लोगों से वोट की अपील कर रहा है कि लोग अपने घरों से निकलें और वोट डालें। और यही वजह है कि लोग अपने अपने तरीके से वोट करने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इस समय हम बनारस के 80 घाट पर हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्केटिंग करते हैं और स्केटिंग के साथ साथ ये एक वोट अपील भी कर रहे हैं। और इनके हाथ में देख सकते हैं कि किस तरीके का स्लोगन है, पहले मतदान और फिर बाकी काम, करें मतदान, देश का होगा कल्याण। आप बताइए क्या कहेंगे? हाँ, वोट करें बाहर जाके। हाँ ठीक है, आप बताइए ये क्या सोशल कॉज है, क्यों मतलब इस तरीके के इनिशिएटिव? देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा वोट फॉर नेशन, यानी कि मतदान तो हम लोग के लिए एक पर्व है। और ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव है ये हम लोग के लिए महापर्व है। और हम लोग इस देश के लिए अपने पीएम को चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को। तो इसलिए हम लोग जो है सभी से यही अपील करते हैं कि आप लोग अपना मूल्य टाइम निकाल कर पहले मतदान करें, फिर दूसरा कोई काम करें। आप बताइए, आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कई लोग हैं धूप के कारण मतदान करने नहीं जा रहे हैं, तो अपना ये वोट जाया ना करें और कृपया करके वोट दें। आप क्या कहेंगे? आप क्या? मैं कहना चाहती हूँ कि 5 साल में ये एक बार होता है तो हम लोग को करना चाहिए, चाहे जो हो जाए। गर्मी है तो बस एक ही बार होगा 5 साल में, तो हम लोग को निकलना चाहिए घर से। इसके लिए जरूरी है निकलना। यस। अच्छा, आप क्या कहेंगे? वोट की अपील करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि राष्ट्र हित में जो एक देश के नागरिक की प्रथम प्राथमिकता होती है कि हम एक अच्छा सरकार चुने, हमारे राष्ट्र का सम्मान हो, देश में राष्ट्र का नाम सर्वोपरि रहे। इसलिए हम एक अच्छे सरकार के चुनने के लिए घर से निकलें और अपने सूझबूझ के साथ राष्ट्र हित में वोट करें। देखिए, ये बच्चे जो है यहाँ से एक मैसेज दे रहे हैं कि आप भले ही थोड़ी गर्मी है, थोड़ा सा उमस का माहौल है और तापमान बहुत हाई है, इसके बावजूद भी जो बच्चे हैं ये आपको मैसेज दे रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं कि इस आखिरी चरण में जहां जहां भी वोटिंग है वहां पर घरों से लोगों को निकलना चाहिए और देश हित में मतदान करना चाहिए। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, 80 घाट।